वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के पेपर वन से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में। आपको बता दूं कि कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें लिखित परीक्षाएं होंगी, जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, और इसके अलावा भी जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय और भी कुछ विश्वविद्यालय हैं जिनकी परीक्षाएं लिखित होती हैं। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बाकी विश्वविद्यालय और प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, इन सभी में पेपर आपको बता दूं कि हो सकता है अब की बार लिखित हो। रज्जू भैया का लिखित ही होता है। तो इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से लेक्चर होगा। बाकी विश्वविद्यालय खास करके जो आपके हैं ऑब्जेक्टिव वाले, उनके लिए तो मैं लगातार वीडियो देता ही रहता हूँ। लिखित वालों के लगातार देता रहता हूँ। तो दोनों टाइप के मॉडल पेपर आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये आपका मॉडल पेपर होगा 2024-25 की परीक्षाओं के लिए। राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस के पेपर वन का। पॉलिटिकल साइंस के पेपर वन में आपको पढ़ना है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में, भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में या भारतीय राजनीतिक विचारों के बारे में। जो विचार भारतीय राजनीति के जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ विद्वान आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उन्हीं विद्वानों से रिलेटेड कुछ विचार होंगे, जैसे कि सुधारवादी कुछ विचारक हैं जैसे कि राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे और विवेकानंद जी। इसके अलावा राजनीतिक विचारकों में आपके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। सामाजिक विचारों में ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन दोनों का नाम आता है। आर्थिक विचारों में एम एन राय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम आता है। सांस्कृतिक विचारों में बी डी सावरकर, एम एस गोलावकर और दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम आता है। संस्थागत मतलब सभ्यतागत विचारों में अरविंद घोष और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम आता है। तो इन सभी विद्वानों के द्वारा दिए गए विचारों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट में इन्हीं विद्वानों के बारे में पढ़ना है, इन्हीं विद्वानों के द्वारा दिए गए विचारों को पढ़ना है। बीए के 6वें सेमेस्टर में आपको राजनीति शास्त्र में 2 पेपर पढ़ने होते हैं। पहला पेपर होता है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट और दूसरा पेपर आपका होता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड पॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति के बारे में, ठीक है। तो आइए अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स हैं, आपकी बारी ही परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। राजनीति शास्त्र बी तृतीय वर्ष 6वें सेमेस्टर 2024-25 की परीक्षा पेपर वन भारतीय राजनीतिक विचार इंडियन पॉलिटिकल थॉट मॉडल पेपर 2024-25। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। 3 खंडों में पेपर आपका बटा हुआ होगा, खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघुत्तरीय, बा से लघुत्तरीय और सा से दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। खंड आ की बात की है तो अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आएंगे वो 10 की संख्या में होंगे। 10 के 10 प्रश्न अर्थात सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होंगे। एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। 50 शब्दों में जब आप एक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तब आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि यहाँ से आपको 20 नंबर मिलने वाला है। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो है कौन कौन से प्रश्न अति लघुत्तरीय टाइप में बनेंगे, कौन कौन से लघुत्तरीय में, कौन कौन से दीर्घोत्तरीय में, और उन पर चर्चा करने का भी काम हम करेंगे, ठीक है। चलिए, राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार या धार्मिक सुधार जो रहे हैं उन धार्मिक सुधारों के बारे में बताएं। राजा राम मोहन राय की अगर बात की जाए तो राजा राम मोहन राय जो हैं, सबसे पहली बात इनके धार्मिक सुधारों में इन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक सुधारों में क्या किया, पहला काम मूर्ति पूजा का विरोध किया। राजा राम मोहन राय की बात की है तो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे और इन्होंने मतलब इनके मन में कई बार साधु बनने का विचार भी आया, लेकिन उन्होंने अपने आप को शांत कर लिया, क्योंकि उनका मानना ये था कि मतलब उनकी माँ जो थी वो चाहती थी, वो ये नहीं चाहती थी कि ये साधु बने। मूर्ति पूजा के विरोध के कारण से उन्हें परिवार से निकाल दिया गया और देश निकाला भी इनका हो गया था। मूर्ति पूजा चूंकि एक प्रकार से हिंदुओं की एक प्रकार से परम आस्था है मूर्ति पूजा में, तो मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने कर दिया। हालांकि मूर्ति पूजा कुछ मामलों में एक प्रकार से अगर देखें तो बहुत अच्छी है, और अगर एक आध दो मामलों में देखें तो अगर नहीं भी अच्छी होती है तो भी आप देखेंगे अगर जो है 90% या 80% तक मूर्ति पूजा से लाभ होता है या मूर्ति पूजा अच्छी है, हर एक जो है ध्यान मतलब हर एक चीज़ के हिसाब से देखें तो एक प्रकार से अगर एक आध दो बुराइयां किसी में होती हैं तो वो बुराइयां नेगलेक्ट हो जाती हैं जब अच्छाइयों का एक प्रकार से दबदबा होता है। समझ रहे हैं चीज़ों को ना। लेकिन राजा राम मोहन राय एक प्रकार से हिंदू धर्म की जो बुराइयां थी उन बुराइयों को खत्म करने में लगे थे। उन्हीं बुराइयों में से एक बुराई वो मानते थे राजा राम मोहन राय, मूर्ति पूजा को। हालांकि मूर्ति पूजा जो है वो एक प्रकार से कोई बुराई नहीं है। मूर्ति पूजा के बारे में जब अच्छे तरीके से आप जानकारी लेंगे तो उसके जो सकारात्मक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको नजर आएंगे।
लेकिन राजा राम मोहन राय एक प्रकार से इसका विरोध करते हैं और इस कारण से इनको एक प्रकार से घर से भी निकाला मिल जाता है और देश निकाला भी इनका कहा जाता है। मतलब देश निकालने की बात भी इन पर होती है और देश निकाला भी दिया जाता है। इसके अलावा दूसरी बात ये करते राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं ये। हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ फैली हैं, उन्हीं मतलब फैली थी पहले, उस कुरीतियों को मिटाने के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। 20 अगस्त को इन्होंने क्या करा था, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इन्होंने मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना करी राजा राम मोहन राय ने। और इसकी स्थापना से भारत में पहली बार सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत इन्होंने करा, राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने सती प्रथा जो कुरीति थी हिंदू धर्म की, उसको ख़त्म किया। सती प्रथा बेसिकली एक प्रकार से एक बुराई ही थी, एक कुरीति ही थी। क्योंकि सती प्रथा ये थी कि जब किसी जो है औरत का हस्बैंड ख़त्म हो जाता था तो उसी के साथ वो औरत भी उसी चिता में जल जाती थी। ये कुरीति ही है, ठीक है। तो इस कुरीति को ख़त्म करने का काम किया राजा राम मोहन राय के जो है सफल सार्थक प्रयासों ने, उसके द्वारा ख़त्म किया गया। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, पहला काम। मतलब मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसके अलावा इन्होंने एक प्रकार सती प्रथा का भी विरोध किया, ठीक है। 1829 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसके विरोध में एक कानून बनाया और उसके बाद में सती प्रथा का अंत हो गया। राजा राम मोहन राय की अगर बात की तो भारतीय सुधारवादी या पुनर्जागरण के एक प्रकार से पितामह कहे जाते हैं ये, ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय की बात किया है तो ये सभी धर्मों की मौलिक सत्यता पर विश्वास करते थे। मुस्लिम उन्हें मुसलमान मानते थे राजा राम मोहन राय को, हिंदू भाई उनको हिंदू मानते थे, ठीक है। और ईसाई भी उनके पीछे नहीं थे, मतलब ईसाई जो थे वो ईसाई मानते थे। इस तरीके से हर धर्म को एक प्रकार से, हर धर्म के विचारों को फॉलो करते थे जो ठीक ठीक विचार होते थे। राजा राम मोहन राय को गवर्नर जनरल बना देना चाहिए, क्योंकि मतलब उसमें कहा गया था, अंग्रेजी पत्र में एक लिखा गया था कि राजा राम मोहन राय को गवर्नर जनरल बना देना चाहिए, क्योंकि वो ना हिंदू हैं, ना ईसाई हैं और ना ही मुस्लिम हैं, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय एक प्रकार से इन्होंने ये तमाम सारे काम किए, धार्मिक सुधार किए। इसमें बाल विवाह और प्रथा प्रथा का भी विरोध राजा राम मोहन राय ने किया, ठीक है। तो इस तरीके से धार्मिक सुधार इनके कुछ थे, आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रानाडे। रानाडे का मतलब क्या होता है, महादेव गोविंद रानाडे पूरा नाम। इनके अनुसार भारत की दरिद्रता के 6 प्रमुख कारण कौन कौन से थे, फटाफट से आप बताएंगे। महादेव गोविंद रानाडे ने भारत की दरिद्रता के 6 मुख्य कारणों के बारे में बताया। वो कारण था, पहला कारण था धन उत्पादन के एकमात्र साधन के रूप में कृषि पर निर्भर थे भारतीय। तो पहला कारण यही था कि धन उत्पादन में चूंकि एक ही साधन था, एक ही स्रोत था धन उत्पादन का, कृषि। तो पहला कारण दरिद्रता का ये था। दूसरा कारण ये था कि नए उद्योगों को लगाने के लिए पूंजी का अभाव था। यानी अगर कोई व्यक्ति चाहे कि नया उद्योग स्थापित कर ले तो उनके पास पैसे नहीं होते थे कि वो एक प्रकार से कोई उद्योग स्थापित करके और कोई व्यापार करे। तो ये दूसरा दरिद्रता का कारण। तीसरा रानाडे कहते हैं कि तीसरा कारण ये था कि ऋणों की जो ऋण लेने की जो थी वो पुरानी व्यवस्था थी, यानी कि साहूकारों से जाकर के कर्जा लेना, ये भी एक प्रथा। चौथी बात ये कि कुछ क्षेत्रों में जनाधिक, यानी कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा, कुछ क्षेत्रों में कम, इसके कारण से भी क्या हो गया, भारत में दरिद्रता बढ़ती गई। इसके अलावा दरिद्रता का 5वां कारण उन्होंने बताया, साहस और जोखिम उठाने की क्षमता जो है भारतीयों के अंदर बहुत कम एक प्रकार से है। ये बताया इन्होंने कि इसकी कमी रही है, साहस और जोखिम उठाने यानी कि रिस्क लेने की जो एक प्रकार से पावर होती है, जो लेवल होता है रिस्क लेने का, वो भारतीयों में कम दिखाई पड़ता है। इसके अलावा परंपरागत सामाजिक ढांचे और गतिशील अर्थव्यवस्था के बीच असामंजस्य फैला हुआ था। इस कारण से ये 6 कारण उन्होंने बताए, राजा मतलब कि महादेव गोविंद रानडे ने, कि ये 6 कारणों से भारत जो है दरिद्र रहा, ठीक है। तो इस तरीके से 6 कारण अगर आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे परीक्षा में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, गांधी जी का अहिंसात्मक राज्य। गांधी जी का अहिंसात्मक राज्य क्या था भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गांधी जी का अहिंसात्मक राज्य, गांधी जी के राजनीतिक विचारों में अहिंसात्मक राज्य क्या सिद्धांत उन्होंने दिया। राज्य के बारे में उन्होंने कहा, अहिंसात्मक राज्य के बारे में, कि एक, आपने प्लेटो का नाम सुना होगा, विदेशी विचारक हैं। तो प्लेटो ने जिस प्रकार से अनुभव किया कि उसकी कल्पना का आदर्श राज्य इस धरातल पर स्थापित नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसने उप आदर्श की रचना की। उसी प्रकार से गांधी जी ने यह भी अनुभव किया था कि राज्य विहीन अहिंसात्मक समाज की स्थापना नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस तरीके का राज्य गांधी जी चाहते थे उस तरीके के राज्य की स्थापना करना बहुत ही मुश्किल था। और इसी कारण से जिस तरीके से प्लेटो का आदर्श राज्य स्थापित ना हो सका, उसी प्रकार से गांधी ने जो सोचा था, गांधी जी ने राज्य विहीन अहिंसात्मक समाज की कल्पना, तो मतलब कि कोई राज्य ना हो, कोई पुलिस ना हो,
कोई एक प्रकार से नियम कायदे मतलब नियम कायदे ना हो, सभी लोग एक प्रकार से एक दूसरे से प्रेम से रहें, अहिंसात्मक समाज हो, इस तरीके के राज्य की बात करते थे। तो उस राज्य की कल्पना वैसे समाज में मतलब भारतीय समाज में या अन्य समाज में ऐसे नहीं हो सकती है। और आपको बता दूं कि इसीलिए उन्होंने भी एक ऐसे राज्य को आदर्श माना जो अहिंसा प्रधान हो, जिसमें हिंसात्मक चीज़ें ना हो। जिस प्रकार रूसो वर्तमान सभ्यता का विरोधी होते हुए भी बुक ऑफ द नेचर का नारा वापस ले लेता है, उसी प्रकार से गांधी जी जो हैं ये राज्य विहीन समाज के आदर्शवादी नारे को दोहराते नहीं हैं। अब तो राज्य विहीन समाज के स्थान पर गांधी जी ने एक ऐसे समाज की स्थापना करना एक प्रकार से चाहते हैं कि जिसमें राज्य तो होगा परंतु वह अहिंसा प्रधान होगा, उसमें हिंसात्मक चीज़ें नहीं होंगी। उन्हीं के शब्दों में कोई शासन पूर्णतः हिंसात्मक नहीं हो सकता। गांधी जी एक तरफ ये कहते हैं कि कोई भी राज्य अहिंसात्मक नहीं हो सकता, वहीं दूसरी तरफ वो अहिंसात्मक राज्य की कल्पना करना चाहते हैं। गांधी के राजनीतिक विचारों में आप देखेंगे, राजनीति में उतना सफल गांधी नहीं हुए जितना सफल वो जन आंदोलन करने में हुए हैं। यानी गांधी की राजनीतिक जो धारणा थी या राजनीतिक जो उनका जो क्षमता थी, वो क्षमता शायद उतनी अधिक नहीं थी जितना जन आंदोलन करने के प्रति या लोगों को एक प्रकार से अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने में थी। ठीक है? तो गांधी के विचार आपस में ही कहीं न कहीं पे एक दूसरे को खंडित करते हैं। ठीक है? तो क्योंकि वह सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है और अहिंसात्मक राज्य, और गांधी जी चाहते थे कि मैं ऐसे स्वर्णिम युग को नहीं मानता, परंतु मैं ऐसे ही अहिंसा प्रधान राज्य की स्थापना करने की संभावना पर विश्वास करता हूँ कि मैं इसके लिए कार्य कर रहा हूँ अहिंसात्मक राज्य के लिए। अब वो हो कि ना हो ये मुझको नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा करूँगा। तो अहिंसात्मक राज्य के बारे में गांधी जी कहते हैं, और गांधी जी कहते हैं अहिंसा के बिना सर्वोच्च सत्य की सिद्धि संभव नहीं है, और इस कारण से अगर आपको सत्य को पहचानना है तो आपको अहिंसात्मक मार्ग पर चलना होगा। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा प्रधान राज्य ही एक प्रकार से आदर्श राज्य है। गांधी जी ने जो है हिंसात्मक राज्य की बात करी है वही आदर्श राज्य है। आदर्श माने आइडियल स्टेट। और राम राज्य भी इसी को कहा जाता है, जो गांधी का अहिंसात्मक राज्य है उसी को आजकल राम राज्य की संज्ञा दी जाती है। तो आदर्श राज्य की मुख्य विशेषताएं शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, रोटी के योग्य वर्ण श्रम व्यवस्था जो है एक प्रकार से चलती रहेगी। तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था के भी समर्थक थे। ब्राह्मणोस्य मुखामासीद बाहुराज जान्या करता उर्तस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो जाता। मतलब गांधी जी वर्ण व्यवस्था के बिल्कुल एक प्रकार से समर्थन में थे, उसके विरोधी नहीं थे। यानी ब्राह्मण जो होगा शिक्षा उक्षा देगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा, वैश्य पेट यानी व्यापार वगैरह करेगा, शूद्र सेवा करेंगे। ठीक है? ये एक प्रकार से वैश्य मतलब ये एक प्रकार से वर्णाश्रम की बात थी। हालाँकि गांधी जी एक प्रकार से जो मध्यकाल में आते-आते जो एक प्रकार से थोड़ा बहुत हुआ एक प्रकार से लोगों पर अत्याचार, उस अत्याचार के बिल्कुल खिलाफ थे। अछूतोद्धार किया उन्होंने, हरिजन कहा, जो नीचे जाति के लोग थे उनको हरिजन कहा, भगवान का आदमी कहा। अच्छा, हरिजन शब्द का विरोध भीमराव अम्बेडकर ने भी किया। तो ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर राजनीति में दिखेंगी। गांधी जी की अगर बात की है तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात गांधी जी करते हैं। तो गांधी की अगर बात की जाए तो सत्य और अहिंसा दोनों को एकदम से मतलब दोनों उनके दो चक्षु हैं मान लीजिए, एक तरफ सत्य और दूसरी तरफ अहिंसा। गांधी बड़े विद्वान आदमी भी थे, गांधी गीता के बड़े अच्छे पुजारी थे। तो गांधी जी के अहिंसात्मक राज्य के बारे में मैंने आपको बता दिया, यानी जिस तरीके से रूसों का राज्य रूसों ने कल्पना की थी, जिस तरीके से प्लेटो ने राज्य की कल्पना की थी, उसी तरीके से गांधी ने भी एक राज्य की कल्पना की थी, और वो राज्य था अहिंसात्मक राज्य, जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा को स्थान नहीं दिया गया था। ठीक है? आगे देखिएगा। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो 50 शब्दों में लिखना है, आप आसानी से लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न, नेहरू के राष्ट्रवाद संबंधी विचार दीजिए। नेहरू ने राष्ट्रवाद से रिलेटेड कौन से विचार दिए थे, फटाफट से आप बताएंगे। नेहरू के राष्ट्रवादी विचार, नेहरू जी की अगर बात की तो नेहरू के राष्ट्रवादी विचारों में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि नेहरू जी कहते थे, अच्छा, नेहरू अपने विचारों के कारण से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में चर्चित हुए। क्योंकि नेहरू एक प्रकार से अच्छा विश्व में इनको प्रशंसा मिलती गई, इसीलिए बड़ी बड़ी बातें करते थे। इन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और आप देखेंगे विश्व स्तर के एक बड़े विश्व में बड़े नेता बनने के फिराक में ये थे, क्योंकि भारत नेता तो ये बन ही चुके थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो ही चुके थे। अब बारी थी इनकी विश्व स्तर पर अपना परचम लहराने की। तो विश्व स्तर पर लहराने के लिए इन्होंने पंचशील सिद्धांत, ऐसे तमाम प्रकार के नियम, भारत का नया नया एक प्रकार से रूप सामने आया था। प्रथम प्रधानमंत्री बने थे,
विश्व के शक्तिशाली गुटों में एक प्रकार से किसी भी एक के प्रभाव के कारण से उन्होंने अपने विचार प्रकट करने में कभी संकोच नहीं किया। मतलब अमेरिका बुला रहा था अपने तरफ, रूस अपने तरफ खींच रहा था, किसी की तरफ नहीं गए। पंचशील सिद्धांत, गुटनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करते हैं। तो कहीं न कहीं पे आप देखेंगे साहस और निर्भीकता इनके अंदर थी। विद्वान आदमी थे, पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर की पढ़ाई भी करी थी इन्होंने, ठीक है? राजनीतिज्ञ भी थे। तो इन्होंने राष्ट्रवाद संबंधी कई विचार दिए। राष्ट्रवाद को लेकर के नेहरू कहते हैं कि हिंदुस्तान मेरे खून में समाया हुआ है तथा उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे स्वभावतः प्रेरित करती हैं, मोटिवेट करती हैं। नेहरू जी को भारत से अगाध प्रेम था। इसका अतीत, इसका इतिहास उनके लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा। भारत की उच्च संस्कृति और उसकी गहनता और विशालता से वे सम्मोहित थे। नेहरू का यह दृश्य मतलब यह दृढ़ संकल्प होता था नेहरू का कि भारत को स्वतंत्रता तथा सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने भारत की खोज एक पुस्तक लिखी और उसमें लिखा कि किसी भी पराधीन देश के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम और प्रधान आकांक्षा होनी चाहिए। भारत के लिए जिसमें व्यक्तित्व की तीव्र भावना पाई जाती है तथा जिसमें जिसके पास अतीत की धरती मतलब अतीत की थाती है, यह बात और ही है। तो इस तरीके से नेहरू जी राष्ट्रवाद से रिलेटेड एकदम से विचार देते हैं और अपने राष्ट्र के लिए एक प्रकार से मर मिटने की भावना रखते हैं और अपने राष्ट्र को एक प्रकार से पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। और नेहरू राष्ट्रवादी विचारक ही नहीं बल्कि नेहरू अंतर्राष्ट्रवादी विचारक हैं, ठीक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व कल्याण की कामना करते हैं। ये केवल भारतीय समाज के कल्याण की बात नहीं करते, संसार के समाज की बात करते हैं। भारत के पास विश्व में शांति, सहयोग, परस्पर सामंजस्य की स्थापना करने का उद्देश्य लेकर के चलते हैं। तो नेहरू की बात की जाए तो वे एक कल्पनाशील व्यक्ति हैं। उनकी कल्पना थी कि विश्व राज्य की स्थापना किया जाए। किस राज्य की? विश्व राज्य, यानी संपूर्ण संसार एक देश की भांति रहे। इस तरीके की बात नेहरू करते हैं। तो नेहरू बड़े विद्वान आदमी थे, बुद्धिमान आदमी थे, कुछ चीज़ों को छोड़ दे तो। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा का विरोध क्यों किया? डॉक्टर अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा का विरोध क्यों किया? प्रश्न बढ़िया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की तो इन्होंने सामाजिक सुधारों को प्रमुखता देने के साथ साथ आप देखेंगे जाति प्रथा का खूब विरोध किया, डट करके विरोध किया, पुरोहित और मनुस्मृति का विरोध किया, हरिजन शब्द का विरोध किया, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया, शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करी। ये भीमराव अंबेडकर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि ब्राह्मण लोगों को सत्ता जो मिली है या ब्राह्मण लोग जो बड़े ऊंचे-ऊंचे स्थानों पर बैठे हैं, वो इसलिए नहीं बैठे हैं कि उनको किसी ने बैठा दिया है। इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनके पास शिक्षा है। शिक्षा को अगर आप कब्ज़िया लेंगे, तो आप हमेशा जो है हमेशा ऊँचे स्थान पर बैठेंगे। आप देखेंगे अभी बड़े-बड़े पोस्टों पर ब्राह्मण ही लोग ज़्यादा क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा को कब्ज़िया रखा है। शिक्षा उनके हाथ में है, ठीक है? तो इसीलिए एक प्रकार से भीमराव अंबेडकर शिक्षा की बात करते हैं कि अगर कोई कोई व्यक्ति चाहे वो शूद्र होगा, चाहे वैश्य होगा, चाहे वो ब्राह्मण होगा, चाहे क्षत्रिय, जो शिक्षा पर कब्जा करेगा वही आगे बढ़ेगा। भीमराव अंबेडकर बहुत बड़े विद्वान थे, वो शिक्षित थे और आप देखिए उन्होंने एक प्रकार से प्रारूप समिति की अध्यक्षता करी। अब आप सोचो, शिक्षित थे इसीलिए करी, शिक्षित नहीं होते तो क्या कर पाते? कुछ नहीं कर पाते। शिक्षित थे इसलिए उन्होंने सारी चीज़ें करी। तो समाज सुधार हमेशा डॉक्टर अंबेडकर की प्रथम वरीयता रही है। उनका विश्वास था कि आर्थिक और राजनीतिक मामले सामाजिक न्याय के लक्ष्य की जो है प्राप्ति के बाद निपटाए जाने चाहिए। अंबेडकर का विचार था कि आर्थिक विकास सभी सामाजिक समस्याओं का समाधान कर देगा। यानी जब आर्थिक विकास होगा, सामाजिक समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जाति प्रथा का विरोध इन्होंने इसलिए किया क्योंकि पहली बात ये कि अच्छा, ये कट्टर विरोधी थे जाति प्रथा के। जाति प्रथा का विरोधी होने का मुख्य कारण उनके स्वयं का भुक्तभोगी होना था। वह जाति प्रथा को वर्ण व्यवस्था का आधुनिक और घृणित रूप मानते थे क्योंकि समय के अनुसार वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ गई थी। जो वर्ण व्यवस्था पहले थी वो आज नहीं रही थी। इस कारण से उन्होंने क्या किया, क्योंकि अब व्यक्ति को उसके कार्यों की अपेक्षा जाति से जाना जाने लगा था। जहाँ समान जाति की उपजातियों के लोगों में भोजन, सदाचार, व्यवसाय की समानता होने से विवाह संबंधों की स्थापना हुई और उसमें जाति व्यवस्था को मजबूती और अस्थायित्व प्रदान किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसका घोर विरोध करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें तो उन्होंने पहला तथ्य ये रखा कि
जो जाति प्रथा है ये निम्न वर्गों के लोगों के गुणों और प्रतिमा की उपेक्षा करती है। दूसरी बात, जाति प्रथा अंतरजातीय विवाह संबंधों का बहिष्कार करती है, यानी अपनी ही जाति में विवाह करने को प्रोत्साहित करती है। तीसरी बात, यह समाज में विद्यमान विभिन्न जातियों में परस्पर द्वेष और तनाव को पैदा करती है। इसके अलावा यह व्यवस्था प्रजातंत्र विरोधी है, क्योंकि प्रजातंत्र में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर बल दिया जाता है और ये इसके विरोधी है जाति प्रथा, ऐसा इन्होंने कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति प्रथा को मानवीय विरोधी माना, क्योंकि वह निम्न वर्णों को घृणित और अमानवीय कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और इन्हीं आधारों पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति प्रथा का खूब खंडन किया, विरोध किया। हालांकि जाति प्रथा जैसी उस समय आकर के बीच में थोड़ा मध्यकाल में लड़खड़ाई है, वैसे पहले नहीं थी। वर्ण व्यवस्था एक जटिल मतलब एक जबरदस्त व्यवस्था थी पहले, लेकिन बीच में आकर के वो एक प्रकार से ऐसी गढ़ती चली गई कि एकदम से उसका स्थान आनुवांशिकता ने ले लिया। हालांकि वर्ण व्यवस्था सबसे जबरदस्त व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है, लेकिन जाति व्यवस्था ने वर्ण व्यवस्था का रूप जो है थोड़ा विकृत कर दिया और उसमें एक प्रकार से जाति अब सम्मान सूचक शब्द में लोग लिखने लगे। तो ये कारण रहा और इस कारण से इन्होंने खूब विरोध किया। तो ये आप लिख सकते हैं कई सारी चीजें। आगे देखें, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है एम एन राव या एम एन राय का नव मानवतावाद क्या है। एम एन राय की अगर बात की जाए, एम एन राय के राजनीतिक विचारों की अगर बात करें तो उनमें नव मानवतावाद जो है एक राजनीतिक विचार है। मानवेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम है। ये पहले क्रांतिकारी थे, बाद में मार्क्सवादी हो जाते हैं, फिर गांधीवादी विचारों से प्रभावित होते हैं और उसके पश्चात गांधीवाद के आलोचक भी बनते हैं और अंत में वैज्ञानिक विकासवाद पर आधारित एक विचारधारा देते हैं, जिस विचारधारा को हम लोग नव मानवतावाद कहते हैं। ठीक है, नव मानवतावाद की अगर बात करें, मानवतावाद में कई सारे विचारों को कहते हैं। पहली बात तो मानवतावाद में एक आ गया मानवतावादी मूल्यों की स्थापना, सबसे पहली बात। यानी राय जो थे, एम एन राय, सांस्कृतिक संकट से गुजर रही मानव जाति में नैतिक और मानवतावादी मूल्यों को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। उन्होंने नैतिक और मानवीय मूल्यों को महत्ता प्रदान करी और विश्व के अधिकांश विद्वान संशयवादी थे। राजा राम मतलब ये एम एन राय ने नीति शास्त्र के विश्लेषणात्मक बुद्धिवाद पर आधारित किया और जिसमें सभी बुद्धिजीवी उसे ग्रहण कर सकें। तो नव मानवतावाद के विचारक हैं ये एम एन राय। पहले क्रांतिकारी थे, फिर बाद में मार्क्सवादी हुए, फिर गांधीवादी हुए, फिर गांधीवाद की आलोचना करी, फिर वैज्ञानिक विकासवाद पर आधारित उन्होंने नव मानवतावाद का सिद्धांत दिया। दूसरा सिद्धांत नव मानवतावाद का है। नव मानवतावाद में कहा गया कि मानव ही मानव जाति का मूल है, ये बात बताई। तीसरी बात बताई कि मानव ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। चौथी बात बताई कि मानव स्वभावतः विकासवान है। पांचवी बात बताई कि व्यक्ति और समाज जो होता है एक प्रकार से परस्पर एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, और इसके बाद बताई, छठी बात बताई कि सामाजिक विकास का आधार वैज्ञानिक साधन है। सातवीं बात बताई कि वैचारिक क्रांति के समर्थक होना चाहिए, यानी कि मानसिक और वैचारिक क्रांति के समर्थन में एक प्रकार से जो व्यक्ति आता है वो समाज मतलब में अग्रणी होता है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि मार्क्सवादियों की भांति ऊपर से थोपी हुई नहीं होनी चाहिए। वैचारिक क्रांति के संदर्भ में नव मानवतावादियों की मान्यता ये है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। वो जैसा भाग्य बनाना चाहेगा वैसा भाग्य मनुष्य खुद ही बनाएगा। तो यानी वैचारिक क्रांति के समर्थक हैं, राजनीति और नीति की बात करते हैं, राजनीति और शासन सत्ता पर तंज कसते हैं और संगठित लोकतंत्र की बात करते हैं। तो ये एम एन राय का मानवतावाद था, जो कि मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वीर सावरकर के बारे में आप क्या जानते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वीर सावरकर के बारे में आप क्या जानते हैं? वीर सावरकर से रिलेटेड एक मूवी आ रही है और उसमें एक एक्टर हैं बड़े अच्छे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने एक्टिंग की है। ठीक है, और कहा जाता है कि 16 किलो वजन उन्होंने घटा लिया केवल बी डी सावरकर के रोल के लिए। रणदीप हुड्डा, या हाँ रणदीप हुड्डा शायद नाम है। तो बी डी सावरकर का अच्छा किरदार निभाया उन्होंने। बी डी सावरकर की अगर बात की जाए तो बड़े मतलब क्रांतिकारी आदमी थे और इनको जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान शायद भारतीय इतिहास कारों ने नहीं दिया। ठीक है, और अब जा कर के उनको सम्मान मिलना प्रारंभ हुआ है। जब आप देखेंगे जब से
अब मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा इस मामले में, थोड़ा समझते हैं वीडी सावरकर के बारे में। वीर सावरकर या बीडी सावरकर की अगर बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 28 मई को। 28 मई को जन्मे 1883 में, ठीक है, बीडी सावरकर। नासिक के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था वीर सावरकर का। महान क्रांतिकारी हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा के सहयोग से कानून की पढ़ाई करते हैं, फिर लंदन जाते हैं, वहाँ फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। उन्होंने 1857 के आंदोलन को पहला स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन करने के उद्देश्य से इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक लिखी, और उसमें उन्होंने जो है इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। 1857 की क्रांति को महज एक क्रांति लोगों ने कहा, ठीक है, लेकिन इन्होंने बीडी सावरकर ने उसको एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम साबित करने के लिए इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की एक पुस्तक लिखी। तो ये बीडी सावरकर थे। बीडी सावरकर की अगर बात करें तो बीडी सावरकर जी भारत को द्विराष्ट्र सिद्धांत पर विभाजित करने के पक्ष में नहीं थे। 6 जनवरी 1924 को कॉलेज से रिहा होने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन को सहयोग देने की खुलकर आलोचना करी। कहा कि ये खिलाफत आंदोलन से महात्मा गांधी का क्या संबंध होना चाहिए, और महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन को इसलिए असहयोग आंदोलन के साथ ले रहे थे क्योंकि जो खलीफा थे उन्हीं के से रिलेटेड था ये। विदेशी खिलाफत आंदोलन अपने भारत का आंदोलन नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने के लिए इस आंदोलन को अपने आंदोलन के साथ मिला लेते हैं, और ये बीडी सावरकर जो है उसका घोर विरोध करते हैं। कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा बीडी सावरकर ने कि भारत को सबल राष्ट्र बनाने में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म अवलंबियों का सहयोग रहेगा, किंतु मुस्लिम और ईसाई उसमें जो है मिसफिट होते हैं। मतलब कि मिसफिट का मतलब ये होता है कि नहीं बैठते हैं, ठीक है। वे खुद को नास्तिक मानते थे और जातिवाद, छुआछूत तथा अन्य सामाजिक बुराइयों का जम करके विरोध भी करते थे बीडी सावरकर। यानी आप देखेंगे कि ये ईसाइयों और मुस्लिमों के उतने ज़्यादा एक प्रकार से प्रिय नहीं थे जितने सिखों के, बौद्धों के, जैनियों के और हिंदुओं के थे, ठीक है। उन्होंने हिंदुत्व की दार्शनिक परिभाषा दी जो संकीर्णता से यथार्थवाद, नैतिकवाद, प्रत्यक्षवाद पर आधारित थी। बीडी सावरकर जी प्रखर वक्ता थे, बहुत जबरदस्त लेखक थे, कवि भी थे, कानूनविद भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। अंग्रेजों से अधिक वे भारत में सेकुलरवादियों तथा वामपंथियों की आंखों में खटकने लगे थे। विशेष रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण को हवा देने वाले नेता उन्हें अपना शत्रु मानने लगे थे। उनके राष्ट्र की धारणा का सेकुलरवादियों ने नियोजित तरीके से विरोध भी किया। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं की अवहेलना करके उनको जो है एक प्रकार से माफ़ीनामे की कहानी उठा ली गई। यद्यपि उस कथित माफ़ीनामे का कोई भी पुष्ट प्रमाण आज तक पेश नहीं किया जा सका है, ठीक है। वीर सावरकर की अगर बात की तो उनको गांधी हत्याकांड का दोषी बता करके उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उनके विरुद्ध सबूत न मिलने पर उन्हें बरी भी किया गया बाद में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की परिस्थितियों से वे बिल्कुल खिन्न थे। पुरातन भारतीय संस्कृति के उदात्त सिद्धांतों पर आधारित हिंदू राष्ट्र की स्थापना का मार्ग अवसरवादी नेताओं ने अवरुद्ध कर दिया था। इसको लेकर के वो एक प्रकार से बड़े चिंतित रहा करते थे। तो बीडी सावरकर एक प्रकार से हिंदू की एक प्रकार से राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदुओं के बारे में बात करते थे, ठीक है। तो ये बीडी सावरकर थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इनके विचारों के बारे में आपको आगे चल करके अभी मैं समझाऊंगा कि इन्होंने स्वतंत्रता में क्या योगदान दिए और इनका क्या कार्य रहा है। आगे देखेंगे 8वां प्रश्न है, टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षण की विधियां बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर, आप सभी लोग जानते होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं ये बड़े अच्छे विद्वान हैं, हमारे देश के एक प्रसिद्ध कवि हैं, देशभक्त हैं, दार्शनिक हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक और कई सारी कविताओं की रचना करी। 1901 ईस्वी में इन्होंने शांति निकेतन में एक ललित कला स्कूल की स्थापना करी, जिसने कालांतर में विश्व भारती का रूप धारण किया। और यह एक ऐसा विश्वविद्यालय रहा जिसमें सारे विश्व के रुचियों तथा महान आदर्शों को स्थान मिला। भिन्न भिन्न सभ्यताओं और परंपराओं के व्यक्तियों को साथ साथ जीवन यापन करने की शिक्षा प्राप्त हो सकी। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने सबसे पहले जो है मातृभाषा बंगाली में अपनी कृतियों की रचना करी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 1931 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार देकर के सम्मानित भी किया गया। उनकी एक रचना है गीतांजलि, जो कि उनकी बड़ी फेमस रचना है, उसी पर इनको 1931 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो टैगोर की शिक्षण विधियों की अगर बात की तो टैगोर जो थे ये एक प्रकार से नीरस शिक्षा पद्धति का विरोध करते थे
और शिक्षा की प्रक्रिया जीवन से पूर्व होनी चाहिए, ऐसा बताते थे, इस बात पर बल देते थे। उसे जीवन की वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए शिक्षण व्यवस्था को। इस संबंध में उनके विचार थोड़ा अलग थे। उनके विचार थे कि बालक का विकास उसकी रुचियों और आवेगों के अनुसार होना चाहिए। इसके लिए उसे प्रत्यक्ष स्रोतों से स्वतंत्र प्रयासों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान को अर्जित करने के लिए अवसर मिलने परम आवश्यक है। आप जो सिलेबस बनाएंगे वही मत दे दीजिए बच्चे को, बच्चे की रुचि क्या है उसको वैसा पढ़ाइए। तो टैगोर ने बालक की शिक्षा के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को उपयुक्त माना। उनका प्रयोग अपनी प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था शांति निकेतन में भी उन्होंने किया। आपको बता दूं कि जो है टैगोर के अनुसार शिक्षण विधियों की अगर बात की है तो पहली शिक्षण विधि उनके द्वारा थी भ्रमण के साथ पढ़ना लिखना सिखाना, लोगों को घुमा घुमा करके बच्चों को टहला करके उनके बारे में, उस स्थान के बारे में बताना। भ्रमण के साथ साथ पढ़ना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, ऐसा टैगोर का मानना था। दूसरी बात टैगोर कहते हैं कि वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि वाद विवाद की प्रणाली रख ली जाए और इसके अलावा प्रश्नोत्तर विधि, बच्चों से पूछ पूछ करके इस तरीके से पढ़ाया जाए। इसके अलावा क्रिया विधि यानी एक्टिविटी मेथड, टैगोर ने क्रिया सिद्धांत को विशेष महत्व दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब कि एकदम से उसको पीटी वगैरह करवा करके दौड़ा धूपा करके इस तरीके से। इसके अलावा मातृभाषा के द्वारा शिक्षण देना प्रारंभ करवाया इन्होंने। इसके अलावा खेल द्वारा शिक्षण देना प्रारंभ करवाया। ठीक है, खेल द्वारा प्रशिक्षण। इसके अलावा स्वानुभव के द्वारा शिक्षण यानी लर्निंग थ्रो एक्सपीरियंस, यानी टैगोर का विश्वास था कि शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे बालक स्वयं के अनुभवों से कुछ सीख सके। और इसलिए आवश्यक था ये शिक्षण व्यवस्था कि शिक्षा को बालक के जीवन पर केंद्रित किया जाए। जब शिक्षा जीवन से संबंधित हो जाती है तो उसकी कृत्रिमता जो होती है शिक्षा की वो समाप्त हो जाती है। और इसी जीवन की मतलब शिक्षा की जो कृत्रिमता थी, शिक्षा की जो बनावट थी, इसी बनावट को खत्म करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने पूरा जीवन काम किया। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है एमएस गोलवलकर के राजनीतिक विचार के बारे में बताएं। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बताइए। एमएस गोलवलकर के राजनीतिक विचार की व्याख्या कीजिए। एमएस गोलवलकर के राजनीतिक विचारों की अगर बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और श्री अरबिंदो के दर्शन के बाद में जो व्यक्ति आए हैं उनका नाम है गोलवलकर। उन्होंने ही राष्ट्रवादी जागृति के लिए काम किया और विचार नवनीत गोलवलकर के सबसे उद्धृत कार्यों में से एक था विचार नवनीत, जो आरएसएस की शाखाओं से उनकी बातचीत और व्याख्यानों का संकलन है, जिसको विचार नवनीत के नाम से प्रकाशित करवाया गया। आपको बता दूं कि पुस्तक प्रमुख रूप से 4 भागों में इनकी बटी है। पहला जो मतलब इनका जो विचार नवनीत है मतलब कि गोलवलकर का, इसके बारे में अगर बताऊं तो ये 4 भागों में बटा है इनकी पुस्तक विचार नवनीत। पहला है द मिशन, दूसरा है द नेशन एंड इट्स प्रॉब्लम, तीसरा है द पाथ टू ग्लोरी और चौथा है आपका द मोल्डिंग मैन। ठीक है, पहले भाग में गोलवलकर भारत के हिंदू चरित्र की पुरजोर वकालत करते हैं और जाति व्यवस्था के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। उनका कहना था कि जाति व्यवस्था ने सदियों से हिंदुओं को एकजुट और संगठित किया है। हालांकि पुस्तक के अध्ययन से पता चलता है कि गोलवलकर ने वर्णों के संगठनात्मक चरित्र का समर्थन किया था, जहां कर्तव्यों को सौंपा गया है, और उन भेदभावों का खंडन किया जो मुख्य रूप से वर्षों से शासकों की विभाजनकारी नीतियों के कारण उसमें व्याप्त थे। यानी जो बुराइयां थी उसका विरोध किया है और जो अच्छाइयां थी उनके बारे में समर्थन किया। जाति व्यवस्था का लोग विरोध करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जाति व्यवस्था विरोध होने लायक नहीं है। समानता जरूर आप बात करें समानता की, लेकिन जाति व्यवस्था से क्या होता है कि आप देखेंगे जो ब्राह्मण थे वो सबके यहाँ जाते हैं, बनाते खाते हैं, पूजा पाठ करवाते, पूरा जजमानी व्यवस्था फैली है। कुम्हार अपना जजमानी करते हैं, धोबी अपनी जजमानी करते हैं। ठीक है, ऐसे सबकी अपनी अपनी जजमानी है, नाऊ की अलग जजमानी है। ऐसे आपकी हर एक चीज़ की जजमानी होती है। मतलब हर व्यक्ति से हर व्यक्ति का काम लगता है, हर व्यक्ति एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और इस तरीके से पूरा समाज जो है वो जाल के रूप में काम करता था पहले। लेकिन अब ये समानता जो है, समानता के चक्कर में क्या हुआ है कि एकदम से समानता की होड़ में लोग अपने अपने बाप से भी समानता की बात करने लगते हैं। आजकल स्वतंत्रता की बात करो तो बच्चे, लड़के लड़कियां अपने पिता और माता से भी स्वतंत्रता की बात करते हैं, कि कहते हैं कि अब जो है मेरी लाइफ है, मेरी खुद की लाइफ है, मैं जो इच्छा वो करूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले।
माता-पिता को ऐसे बोलते हैं आजकल के बच्चे। ये क्यों बोलते हैं? स्वतंत्रता के चक्कर में बोलते हैं, समानता की बात को लेकर के। ये वामपंथियों की जो विचारधारा है, मार्क्सवादियों की जो विचारधारा है, वैसे लोग बोलते हैं ये, ठीक है? कुछ चंद लोग जो हैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं, तो उनको लग जाता है कि अब हम जो है पूरा भगवान से भी ऊपर हो गए हैं, अपने माता-पिता से भी ऊपर हो गए हैं और संसार एक प्रकार से हमारे कदमों में होगा, हम वो करेंगे, ये मतलब विश्वविद्यालयों में पढ़ कर के और थोड़ा ये ताली ठोक करके और थोड़ा ये विरोध कर देंगे किसी चीज़ का, ये हमें चाहिए आज़ादी, वो फलान-धमाक दुनिया भर का बोलेंगे। इससे कुछ नहीं होता है। ये सब मात्र एक ढिंढोला और ये सब अपने आप को फ़ेमस करने का एक तरीका है, ठीक है? वास्तव में अगर कहा जाए, तो ये जो आंदोलन-वांदोलन लोग करते हैं, जाकर के भाग लेते हैं, इनका मेन मकसद आंदोलन में सफलता प्राप्त करना नहीं होता है। इनका मेन मकसद होता है कि अपने चेहरे को संपूर्ण संसार के समक्ष रखा जाए, हमको लोग पहचानें, हम भी उसी पूंजीपति वाली गद्दी पर बैठें। जो मार्क्सवादी हैं वो भी सोचते हैं कि हम भी आगे बढ़ें, हमारा भी यूट्यूब चैनल फेमस हो जाए, हमको लोग पहचानें, हमारा फेसबुक पे फॉलोअर बढ़ जाएँ, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ जाएँ, इसीलिए सब लोग करते हैं। ये जो फाफा कूटते हैं इधर-उधर दौड़-धूप के, ये सब यही काम पूरा कारनामा है, ठीक है? हालाँकि तो यही सब चीज़ें हैं। तो एमएस गोलवलकर की बात करी तो इनके राजनीतिक विचारों में अच्छा मुसलमानों के बारे में गोलवलकर ने कई उदाहरणों में मुसलमानों की आलोचना करी है। जैसे कि वरिष्ठ इतिहासकार रामचंद्र गुहा हैं, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और नेहरू के बीच का एक संवाद यह भी बताता है कि गोलवलकर और उनका संगठन गांधी की हत्या और मुस्लिम विरोधी दंगों में उनकी गैर भागीदारी के बारे में संतुष्ट नहीं थे। गोलवलकर राष्ट्रीयता के पुनर्जागरण के विचारों के साथ आरोपित एक बौद्धिक भारतीय थे और उनका झुकाव हिंदुत्व की तरफ रहा। गोलवलकर का और बीडी सावरकर का, दीनदयाल उपाध्याय का, ठीक है? और तो अच्छा इस दृष्टिकोण में योगदान करने वाला एक कारक देश का धार्मिक विभाजन हो सकता है। बहरहाल आज के समय में उनके सभी विचार प्रासंगिक नहीं हैं गोलवलकर के। जहाँ हम एक धर्मनिरपेक्ष भारत में रहते हैं, वहाँ पर उनके सारे विचारों को आप नहीं मान सकते हैं। लेकिन उनके कुछ ऐसे विचार हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त हैं, उनको आप मानने से इतरा नहीं सकते, ठीक है? तो ये थे जो है एमएस गोलवलकर, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को। यानी वो स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और श्री अरबिंदो के बाद में एक प्रकार से गोलवलकर ही ऐसे जो राष्ट्रवादी जागृति पर काम करते हैं। 10वां प्रश्न आप देखेंगे, ज्योति राव फूले के राजनीतिक विचार बताएं। ज्योति राव फूले के राजनीतिक विचार है, ज्योतिबा राव फूले के राजनीतिक विचार के बारे में बताएं। ज्योतिराव फूले के राजनीतिक विचार की अगर बात की जाए, तो ज्योतिराव फूले जैविक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने अनुभवों से ही अपने जीवन दर्शन का निर्माण किया। ज्योतिबा फूले ने साहित्य में अपने समय के अंतर विरोधों को अभिव्यक्ति दी। तत्कालीन साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के बीच संघर्ष, धर्मों की श्रेष्ठता के बीच संघर्ष, उच्च वर्ग यानी कि भट्ट जी, सेठ जी तथा शूद्र अति शूद्र के बीच संघर्ष, पुरुष वर्चस्व तथा स्त्री मुक्ति के बीच संघर्ष, शास्त्रीय वर्चस्व, भाषाओं तथा लोक भाषाओं के बीच संघर्ष, शास्त्रीय ज्ञान तथा अनुभवजन्य ज्ञान के बीच संघर्ष, विभिन्न सामाजिक वर्गों का सत्ता की निकटता के बीच संघर्ष, इन सभी को यथार्थपरक ढंग से चित्रित करने का काम अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के जीवन, संघर्ष और सामाजिक बदलाव के कार्य अविभाज्य। महात्मा गांधी ने उनको सच्चे महात्मा की दर्जा भी दी थी कि सच्चे महात्मा, उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया था, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, सत्य और न्याय के लिए संघर्षरत रहे। ज्योतिबा फूले का जीवन जो है ये मोटिवेशनल जीवन है, प्रेरित जीवन है, ठीक है? आपको बता दूं कि ज्योतिबा फूले की सोच व व्यक्तित्व के निर्माण में स्टाकिस ईसाई मिशनरी और वैज्ञानिक खोजों की जानकारी और अंग्रेजी शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस तरीके से राजनीतिक विचारों में भी इनके आप देखेंगे। अच्छा, ये जनभाषा के जनभाषा के समर्थक थे। भाषा का सवाल असल में सत्ता संघर्ष से जुड़ा हुआ है और लोक भाषा के लिए उन्होंने संघर्ष किया। मराठी के संत ने कहा था कि संस्कृत भाषा देवताओं ने बनाई है, मराठी क्या चोर उचक्कों ने आई, मतलब मराठी भाषा क्या चोर उचक्कों ने बनाई है या चोर उचक्कों से आई है। पेशवा शासन के समय से ब्राह्मणों को पुरस्कार देने के लिए संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया जाता था, इसकी राशि काफ़ी थी। 25 वर्ष तक सामाजिक जीवन में समाज सुधार के अनेक कार्य करने के बाद ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को पूना के जूनागंज के घर
नंबर 527 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। सत्यशोधक समाज ही एकमात्र ऐसा समाज था जो वर्ण मुक्ति की बात करता था, जात मुक्ति की बात करता था, लैंगिक शोषण मुक्त था वो, वैज्ञानिक चेतना और संपन्न वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए कार्य कार्य करता था। तो ये था सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना 1873 में 27 सितंबर को पूना में जूनागंज के घर नंबर 527 में करी गई। ज्योतिबा फुले के नेतृत्व में सत्यशोधक समाज से जुड़े लोगों ने सामाजिक, धार्मिक, लैंगिक, आर्थिक शोषण के खिलाफ अनेक पहलकदमियाँ की और कई प्रकार के आंदोलनों मतलब कि कई प्रकार की चीज़ें करी, कई प्रकार के बदलाव भी किए। तो ज्योतिबा राव फुले वो थे, ठीक है। सावित्रीबाई फुले इनकी पत्नी का नाम था। तो इनके राजनीतिक विचारों के बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखेंगे खंडवा की अगर बात करें तो खंडवा में केवल 4 या 5 प्रश्न करने हैं खंडवा से। 150 या 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। पहला प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक विचारों की विवेचना करें। गांधी जी के राजनीतिक विचारों की विवेचना करिए भाई, फटाफट से करिए। गांधी जी के राजनीतिक विचारों की विवेचना की अगर बात की है तो गांधी जी कई प्रकार के विचार देते राजनीतिक विचारों में। गांधी जी मूलतः एक राजनीतिक कम और आध्यात्मिक संत ज्यादा थे। उन्होंने राजनीति में सत्य, अहिंसा, नैतिकता और धर्म इन 4 तत्वों को समाहित करने का जो प्रयास किया वह कोई संत ही कर सकता है, राजनीतिक बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और गांधी जी के सिद्धांतों और व्यवहार में कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, नैतिकता, धर्म आदि इन सभी में उनकी गहरी आस्था थी। वर्ण आश्रम में भी विश्वास रखते थे और उनके लिए राजनीति धर्म तथा नैतिकता की एक शाखा मात्र थी, ठीक है। स्वाभाविक था कि उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण करने का पूर्ण समर्थन किया था गांधी जी ने, और समाजवाद में विश्वास करते थे गांधी जी, किंतु मार्क्सवादी वर्ग यानी मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष तथा हिंसक उपायों का विरोध करते थे। यानी मार्क्सवादी बिल्कुल भी नहीं गांधी। गांधी समाजवाद में विश्वास जरूर करते हैं लेकिन मार्क्सवादी विचारकों मतलब विचारों का खंडन भी करते हैं। गांधी जी अराजकतावादी विचारों के मतलब सहमत हैं। अराजकतावाद मतलब क्या होता है, यानी ऐसा राज्य जिसमें राजा ना हो, जिसमें कोई राजा ना हो, जिसमें कोई शासन करने वाला ना हो, कोई दंड देने वाला ना हो, लेकिन राष्ट्र को नष्ट करने के लिए स्थान पर वह एक अहिंसात्मक राज्य की स्थापना की वकालत भी करते हैं। यानी उनके राजनीतिक विचारों में आपस में टकराव आपको मिलेगा, ठीक है। राजनीति के कम संत ज्यादा थे, पहले मैंने बता दिया इसीलिए। तो राजनीति का सबसे पहली बात गांधी जी के राजनीतिक विचारों में पहली बात है कि राजनीति का आध्यात्मिकरण किया। दूसरी बात, सत्याग्रह की अवधारणा और तकनीकी के बारे में इन्होंने विचार दिया। गांधी जी सत्याग्रह दर्शन के सर्वोच्च आदर्श से उत्पन्न हुआ ऐसा मानते हैं। सत्य के पुजारी का यह पुनीत कर्तव्य है कि सत्य की कसौटी तथा उसके आधारों की रक्षा करें, और गांधी जी ने ऐसा ही किया। तीसरी बात, राज्य रहित जनतंत्र की बात करते हैं वो, यानी राज्य ना हो और प्रजातंत्र रहे, ऐसी बात करते गांधी जी। गांधी जी कहते हैं कि राज्य के बारे में गांधी जी का विचार यह था कि गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे, मतलब कि राज्य एक दुर्गुण या बुराई है जो मानव जीवन के नैतिक मूल्यों पर आघात करती है। गांधी जी ने जिस जनतंत्रवादी समाज की कल्पना की उसमें वे किसी रूप से राज्य के राजा के अस्तित्व के विरोधी थे, और उन्होंने नैतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक आधारों पर राज्य का विरोध किया। मतलब वो राज्य नहीं, मतलब राज्य की कल्पना नहीं करते गांधी जी, वो राज्य विहीन समाज की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राज्य रहित समाज की संभावना, एक प्रकार से उस पर भी विचार दिया। संसदीय लोकतंत्र पर अपने विचार दिए गांधी जी ने। निर्वाचन पर भी गांधी जी ने विचार दिया। अपराध, दंड और जेल को लेकर के गांधी जी ने भी अपने विचार दिए। गांधी जी चाहते थे कि राज्य के कार्य कम से कम हों और लोग अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बने, लेकिन वे मानव कमजोर से भी अवगत थे और अपराध का उपचार चाहते थे। मतलब दंड अहिंसक होना चाहिए, ऐसा मतलब एक अहिंसक राज्य में अपराधी को बदले की भावना से दंड नहीं देना चाहिए। दूसरों को डराने धमकाने से भी दंड देना उचित नहीं है। दंड का उद्देश्य होना चाहिए कोई ना कोई। वे मृत्युदंड के विपक्ष में थे, मृत्युदंड किसी को नहीं देना चाहिए, ऐसे पक्ष में थे गांधी जी। और गांधी जी जेलों को भी अहिंसक मानते हैं कि अगर जेल में किसी को बंद कर दें तो अहिंसा ही है। उनकी इच्छा थी कि मैं जेलों को सुधारात्मक संस्थाओं में एक प्रकार से बदल दिया जाए, जिससे लोगों को नए नए काम सिखाए जाए जेलों में, नए नए कार्यों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दिया जाए जेलों में। और सही बात भी, जहाँ तक जेलों से बाहर जाने पर वे आत्मनिर्भर बन सके ताकि वो दोबारा से कोई गलत काम ना कर पाए। तो ये गांधी जी के विचार हैं राजनीतिक। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, स्वामी विवेकानंद ने या स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों का विवेचन कीजिए। ये बढ़िया प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों का विवेचन कीजिए।
स्वामी जी के विचारों की अगर बात की जाए तो विवेकानंद जी का नाम सुनते ही एकदम से मोटिवेशन हाई लेवल पर हो जाता होगा आप सभी लोगों का। विवेकानंद जी की अगर बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद जी के राजनीतिक विचारों की अगर बात करें तो धार्मिक महात्मा स्वामी विवेकानंद जी यह मानते थे कि धर्म का राजनीति से गहरा संबंध है। वे सामाजिक जीवन से विरक्त होकर केवल निजी मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या तथा समाधि में लीन नहीं हो गए थे। वे एक सक्रिय सन्यासी थे विवेकानंद जी। उनके कार्यों में तत्कालीन राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वामी विवेकानंद ने कई बिंदुओं पर अपने विचार दिए, जैसे कि सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पर अपने विचार दिए। उन्होंने कहा कि भारत में विदेशी साम्राज्य था। अंग्रेज यद्यपि मुसलमान शासकों की भांति तलवार और क्रूरता से हिंदू धर्म के विनाश में तो नहीं लगे थे, परंतु उनका उद्देश्य भी दूसरे अपेक्षाकृत सभ्य ढंगों से भारत के गौरव और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को नष्ट करना था। यानी वो एकदम से चोरी छुपे भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के में लगे थे। तो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की बात करते हैं गांधी, मतलब ये क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद जी। दूसरी बात, स्वतंत्रता संबंधी धारणा भी देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो एक महान, मतलब स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता की अभिधारणा जो है वो बताते हैं, कहते हैं कि स्वतंत्रता को मानव विकास का मूल मंत्र कहते हैं, कि स्वतंत्रता जो है मानव विकास का मूल मंत्र। जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा तो वो एक प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाएगा। स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, लेकिन वो कहते हैं, गांधी जी मतलब स्वामी जी कहते हैं कि हमें ऐसे सामाजिक बंधनों को समाप्त कर देना चाहिए जो हमारी स्वतंत्रता के मार्ग को अवरुद्ध करती हैं। ऐसी संस्थाओं के विकास में सहयोग देना चाहिए जो स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसरित हों। तो ये गांधी मतलब स्वतंत्र, ये स्वामी जी का मानना था। इसके अलावा तीसरे पॉइंट जो है वो राष्ट्रवाद संबंधी धारणा पर बल देते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं कि जो है उन्होंने मतलब एक सच्चे महात्मा तो थे ही, स्वार्थी अनुयायियों के बनाए हुए नहीं, वो एक सच्चे महात्मा थे। उन्हें एक सत्य दूरदृष्टि प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार उन्होंने कहा था कि धर्म भारत के राष्ट्रीय हित का मुख्य अंग होना चाहिए। तो ये बात धार्मिक मतलब राष्ट्रवादी संबंधी धारणा उनकी ये रही है। वो भारत का हित सर्वोपरि है, उसके पहले किसी का हित नहीं। यानी कि अगर धर्म और देश की बात आएगा तो हमेशा देश को चुनेंगे, ऐसे थे वो। इसके अलावा समाजवाद संबंधी धारणा भी देते हैं और समानता का सिद्धांत भी देते हैं। विवेकानंद जी समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसरों को भोगने का अवसर मिले, इसी को समाजवाद कहते हैं। स्वामी जी का विश्वास था कि राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है जिसे भोगते हुए जन सामान्य आर्थिक उत्थान प्राप्त न कर सके। वे अतः समाजवादी थे। वे मानते थे कि भरपेट भोजन पहली आवश्यकता मनुष्य की है। जनता को यह सुख प्राप्त होगा तो स्वयं अपना उद्धार कर लेगी। वो झोपड़ियों में रहने वाली जनता को ही वे सच्ची जनता तथा भारत राष्ट्र मानते थे। ईश्वरीय प्रतिमा के दर्शन उन्हें इसी वर्ग में अनुभव होते हैं। पहले अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप स्वतंत्रता की बात सोचोगे, पहले अगर आपका पेट भरेगा फिर उसके बाद में आपके दिमाग काम करेंगे, आप आगे के बारे में सोच पाएंगे। वहीं समानता की बात भी करते हैं। विवेकानंद जी का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता का सुख केवल उसी स्थिति में प्राप्त होता है जब समाज में समानता हो। असमानता रहते आपको समानता का अनुभव नहीं होगा या सुख आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यह राजनीतिक विचार थे इनके, स्वामी विवेकानंद जी के। महादेव गोविंद रानाडे के आर्थिक विचार पर अपना प्रकाश डालिए। महादेव गोविंद रानाडे के आर्थिक विचार। महादेव गोविंद रानाडे आर्थिक चिंतक थे और भारत की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रथम आर्यशास्त्री भी माने जाते हैं। उन्होंने कई विचार दिए हैं। सबसे पहली बात, उन्होंने भारत की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी कारणों पर चर्चा करी है। रानाडे ने भारत की आर्थिक अवनति और दरिद्रता पर गंभीर विचार करते हुए कहा कि उनको कई कारण बताए। दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की दरिद्रता के लिए जिस निर्गम सिद्धांत यानी ड्रेन थियरी का प्रतिपादन किया था, उससे रानाडे सहमत नहीं थे। रानाडे उन्होंने इस दृष्टिकोण को भ्रामक बतलाया जो दादा भाई नौरोजी ने बताया था अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, कि जब तक हम इंग्लैंड को भारी कर देते रहेंगे तब तक हमारे दुर्भाग्य का अंत नहीं होगा, ऐसा मानते थे रानाडे। रानाडे ने स्पष्ट कहा था कि इस भार कर एक अंश तो उस धन का ब्याज है जो हमें उधार दिया जाता है।
अथवा हमारे देश के उद्योग धंधों में लगाया जाता है। अतः हमें शिकायत ना करके उल्टे इस बात के लिए आभारी होना चाहिए कि एक ऐसा साहूकार है जो ब्याज की अल्प दर पर हमारी आवश्यकताएं पूरी कर देता है। रानाडे जो है वो 6 प्रकार की दरिद्रता के बारे में बताते हैं, जो मैंने आपको बताई थी पहले, ठीक है? जो आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप वो 6 विचारों के बारे में बता देंगे, 6 कारण वो हो जाएँगे आपके। तो ये इतना लिख देंगे तो आपका ये प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के शैक्षणिक सुधारों को बताइए। राजा राम मोहन राय के शैक्षणिक सुधार कई सारे हैं। जैसे कि पहला सुधार राजा राम मोहन राय ने किया, वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। किसकी कॉलेज की भैया? वेदांत कॉलेज की स्थापना करी किसने? राजा राम मोहन राय ने। 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी, जिसमें वेदों के साथ भौतिक विज्ञान और पश्चिमी संस्कृति यानी समाज के बारे में पढ़ाया जाने लगा उसमें। दूसरी बात, हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। दूसरा काम किया जो 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और यह उस समय का आधुनिक कॉलेज था, तो उसमें भी भूमिका निभाई। तो ये शैक्षणिक सुधार इन्होंने किए हैं, जो कि बड़े फेमस रहे हैं इनके, ठीक है? इसके अलावा कई सारे काम और किए हैं इन्होंने। अच्छा, इन्होंने राजा राम मोहन राय की बात की तो पश्चिमी सभ्यता के बहुत ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे, और इसी कारण से उन्होंने वहाँ की अभिव्यक्ति की आज़ादी और बहुत सारी चीज़ें सीख करके भारत में लागू करने का प्रयास किया। बंगाल में उन्होंने देखा बंगाल में जैसी प्रथाएं देखी, उनका उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया, क्योंकि लोग उनको अंधता से स्वीकार किए जा रहे थे, उसका भी विरोध किया। उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर ध्यान दिया और उनके सशक्तिकरण पर भी बहुत बल दिया। उन्होंने ईश्वर को एक माना और एकेश्वरवादी ब्रह्म समाज की स्थापना करी। मूर्ति पूजा का विरोध किया, ब्रह्म समाज की स्थापना करी, सती प्रथा का विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने प्रदा प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया। तो ये सब काम उन्होंने किए, ठीक है? आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। 5वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के आर्थिक विचार बताएं। महात्मा गांधी के आर्थिक विचार। महात्मा गांधी के विचारों की अगर बात की है तो महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों में कई सारी चीज़ें हैं। देखिए, राजनीति के समान ही अर्थव्यवस्था के संबंध में गांधी जी का विचार था कि सच्चा अर्थशास्त्र नैतिकता के महान नियमों के प्रतिकूल हो ही नहीं सकता। मतलब नैतिकता हर जगह गांधी जी ने बताई, सत्य, अहिंसा, नैतिकता, इन सभी की बात गांधी जी के चाहे आर्थिक विचार हो चाहे राजनीतिक विचार हो, सब में आपको मिलेंगे। सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय चाहता है और वह प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ तक कि दुर्बल व्यक्ति का भी सामाजिक हित चाहता है, और अच्छे जीवन के लिए यह आवश्यक है अर्थशास्त्र, ठीक है? और नैतिकता भी आवश्यक है। गांधी जी के आर्थिक विचारों में कई सारे विचार हैं। पहली बात तो गांधी जी जो है ये औद्योगिकरण का विरोध करते हैं, उद्योगों का विरोध करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो आई है ये एक प्रकार से विदेशों के लिए ठीक है, यानी कि जहाँ पर जो है मैन पावर नहीं है वहाँ पर मशीनें आ गई काम करने के लिए, तो ठीक है। लेकिन भारत में जब वैसे तमाम लोग भरे पड़े हैं तो यहाँ पर मशीनों का क्या काम है जब आदमी ही सारा काम कर ले रहे हैं। तो उसका औद्योगिकरण से क्या होता है, बेकारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। गांधी जी का मानना ये था। इसीलिए मानव श्रम का स्थान जब मशीनें ले लेंगी तो जाहिर सी बात है बेकारी बढ़ेगी। तो इस कारण से बेकारी जब बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो बेरोजगारी दर में कमी आएगी, जीडीपी भी नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा तमाम विचार उन्होंने दिया। दूसरा विचार है कुटीर उद्योगों का समर्थन किया। कुटीर उद्योग का मतलब होता है जो, जब गांधी जी ने औद्योगिकरण का विरोध किया तो कुटीर उद्योग धंधे यानी जो घर के हाथों से किए जाने वाले काम है, छोटे मोटे धंधे, उनका समर्थन किया, ठीक है? और विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया गांधी जी ने, जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव एक इकाई या आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा। खादी को भारत की राजनीति और आर्थिक समस्याओं का एक प्रकार से अमोघ हल मानते थे गांधी जी। गांधी जी ने खादी एक प्रकार से वस्त्र बनाने की एक प्रकार से परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया, चरखा चलाने की बात करी। इसके अलावा अपरिग्रह का सिद्धांत भी गांधी जी ने दिया। गांधी जी कहते थे कि धनवानों के पास संग्रह करने के लिए अत्यधिक सामग्री है जिन्हें आवश्यकता नहीं है, जबकि लोग मतलब लाखों लोग आवश्यकता के कारण से भूखे मरे जाते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल आवश्यक वस्तु को ही संग्रह करे, आवश्यक वस्तु को ही रखे, बाकी वस्तुओं को जरूरतमंदों को दे दे, तो एक प्रकार से वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाएंगे। तो अपरिग्रह का मतलब यही होता है कि भाई जितना आवश्यकता है उतना ही अपने पास रखो, बाकी धन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डंप करने की। चौथी बात गांधी जी कहते हैं वर्ग सहयोग की धारणा देते हैं। गांधी जी आर्थिक क्षेत्र में
जो है एक वर्ग सहयोग की धारणा देते हैं। गांधीवाद साम्यवादी दर्शन की वर्ग संघर्ष की धारणा से बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। उस धारणा में वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग सहयोग की बात गांधी जी करते हैं। ठीक है, तो मार्क्सवाद के सीधा खिलाफ काम करते हैं। इसके अलावा संरक्षता का सिद्धांत देते गांधी जी। महात्मा गांधी आर्थिक विषमताओं का अंत करने के पक्ष में थे, लेकिन वे आर्थिक समानता स्थापित करने के साम्यवादी ढंग से सहमत नहीं थे, जिसके अंतर्गत धनिकों से उनका धन बलपूर्वक छीन करके उसका सार्वजनिक हित में प्रयोग करने की बात कही जाती है, उसका विरोध करते थे। वो हिंसात्मक होने के कारण से गांधी जी साम्यवादी पद्धति उपयोगी नहीं हो सकती उनके लिए। पूंजीवाद वर्ग को पूर्णतः नष्ट कर देने से समाज उनकी सेवाओं से वंचित रह जाएगा, इसलिए पूंजीवाद का भी अंत नहीं चाहते गांधी जी। ठीक है, दोनों वर्गों की बात करते हैं, वर्ग सहयोग की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सांप्रदायिकता संबंधी विचार बताइए। तो नेहरू के सांप्रदायिकता संबंधी विचारों की अगर बात की जाए तो नेहरू के सांप्रदायिकता संबंधी विचारों में कई सारे विचार आप लिख सकते हैं। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात की तो सांप्रदायिक व्यक्ति बिल्कुल भी वो नहीं थे। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के नारे, वो तो हिंदी हिंदी हिंदू चीनी भाई भाई तक बोल देते हैं। बाद में फिर उसी ने एक प्रकार से चाइना ने अटैक भी किया। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सांप्रदायिकता के से रिलेटेड कई सारे विचार देते हैं। नेहरू जी ने भारत की तत्कालीन राजनीति स्थिति को ध्यान में रख करके विचारों का प्रतिपादन किया था। इसी कड़ी में उन्होंने सबसे पहले धर्म और राजनीति के संबंध में निर्धारित करने का एक प्रयास किया था विचारों को। उन्होंने संकीर्ण धार्मिकता का विरोध करते हुए सांप्रदायिकता को राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए घातक बताया। हिंसा व अलगाव को बढ़ाने वाली कहा कि सांप्रदायिकता जो होती है हिंसा और अलगाव को बढ़ाती है। ठीक है, इसलिए उन्होंने धर्म की नैतिक मान्यताओं को स्वीकार करते हुए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना पर बल दिया। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति के कारण से भारत के दो प्रमुख धर्मों हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग की गतिविधियों ने सांप्रदायिकता की आग को बढ़ाने में घी डालने का काम किया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और सांप्रदायिकता के आधार पर आरक्षण से दो समुदायों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं, हिंदू और मुसलमानों के बीच में, और झगड़ा मतलब कि लड़ाई होने लगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस स्थिति से बहुत अधिक विचलित हो गए थे और दोनों धर्मों के बीच सांप्रदायिकता जो बढ़ रही थी इसको खत्म करने के पक्ष में थे। यानी सांप्रदायिकता सौहार्द बढ़ाने का बल गांधी मतलब ये नेहरू जी देने का काम करते हैं। यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच जो बढ़ती हुई वैमनस्यता है उसको वो एक प्रकार से नहीं देख पाते हैं, उसका विरोध करते हैं वो। ठीक है, तो ये था इनका विचार। वो एक चाहते थे यानी कि वो सांप्रदायिकता के घोर विरोधी मान सकते हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, अस्पृश्यता के उन्मूलन में डॉक्टर अंबेडकर के क्या योगदान रहे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। ठीक है, तो अस्पृश्यता संपूर्ण हिंदू समाज की दासता का संकेत है। अंबेडकर ने कहा कि जाति के आधार पर कुछ भी सार्थक सृजित नहीं हो सकता, इसलिए एक जाति विहीन समाज का सृजन किया जाना चाहिए और अंतरजातीय विवाह जाति को प्रभावी तरीके से नष्ट कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि जब तक लोगों के विचारों पर जातिवाद का दबदबा रहेगा तब तक लोग अपनी जाति से बाहर विवाह करने को तैयार नहीं होंगे। वह छुआछूत को हिंदू सामाजिक व्यवस्था के लिए घातक मतलब एक कलंक के रूप में मानते हैं और अंबेडकर ने ऐसे उपायों को या ऐसे चीज़ों को खत्म करने के बारे में कहा। और उन्होंने एक प्रकार से कहा कि जो धर्म ग्रंथ हैं लोगों को धर्म ग्रंथों की पकड़ और परंपराओं से मुक्त कराया जाए, परंतु हिंदू शास्त्रों से वेदों और वेदों का दास है, मतलब हिंदू शास्त्रों से और वेदों का दास बना हुआ है प्रत्येक हिंदू, ऐसा उन्होंने कहा। जाति का उन्मूलन इन धर्म ग्रंथों की महिमा के साथ समाप्त किए जाने पर आधारित है। ऐसे तमाम प्रकार की बातें कहीं। जब तक धर्म ग्रंथ हिंदुओं पर प्रभुत्ववादी रहेंगे तब तक वे अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र नहीं होंगे। तो इस तरीके से कई सारे बातें बताई और यानी अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, और छुआछूत होना भी नहीं चाहिए समाज में। तो डॉक्टर अंबेडकर भी उसके विरोधी थे। हालांकि स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समानता के सिद्धांतों पर काम करना चाहिए, ऐसा भीमराव अंबेडकर का भी मानना था और ये बात बिल्कुल भी ठीक ठाक उचित होती है। तो ये विचार उनके आप लिख सकते हैं। आठवां प्रश्न, टैगोर के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत का उल्लेख करें। टैगोर के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट से आप लिखने का प्रयास करेंगे।
तो इनके शिक्षा संबंधी सिद्धांतों की अगर बात की जाए टैगोर के, तो टैगोर के शिक्षा संबंधी सिद्धांतों में कई सारे सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत टैगोर का ये मानना था कि छात्रों में संगीत, अभिनय और चित्रकला की योग्यताओं का विकास किया जाना चाहिए। दूसरी बात, छात्रों को भारतीय विचारधारा और भारतीय समाज की पृष्ठभूमि का स्पष्ट ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। तीसरी बात, छात्रों को उत्तम मानसिक भोजन दिया जाना चाहिए जिससे उनका विकास विचारों के पर्यावरण में हो सके। इसके अलावा छात्रों को नगर की गंदगी और अनैतिकता से दूर प्रकृति के घनिष्ठ संपर्क में रख करके शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए और उसे भारत के अतीत और भविष्य का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा का समुदाय या शिक्षा का समुदाय के जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। उसे सजीव और गतिशील होने के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए शिक्षा को। इसके अलावा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए क्योंकि विदेशी भाषा द्वारा अनंत मूल्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति में सभी जनजात शक्तियों एवं उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण विकास करे। इसके अलावा जनसाधारण को शिक्षा देने के लिए देसी प्राथमिक विद्यालयों को पुनः जीवित किया जाना चाहिए। इसके अलावा यथासंभव शिक्षा विधि का आधार जीवन, प्रकृति और समाज की वास्तविक परिस्थितियां होनी चाहिए, ऐसा मानना था टैगोर जी का। ये बात ध्यान रखेंगे। और टैगोर ने शिक्षा का व्यापक अर्थ में एक प्रकार से प्रयोग किया है। उनकी एक पुस्तक है पर्सनालिटी रविन्द्रनाथ टैगोर की, उसमें उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। अंग्रेजी में बोले कि तो द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच मेक्स इन आवर लाइफ हार्मनी विथ ऑल एक्सिस्टेंस। ठीक है, यानी संपूर्ण संसार, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से या संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य करवाती है। तो ये शिक्षा को लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर के कुछ विचार थे, मैंने आपको बताए। केवल 2 प्रश्न करने होते हैं खंडसा में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 400 या 500 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न, बी.डी. सावरकर के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मॉडल पेपर में जब मतलब की और दूंगा मॉडल पेपर या क्वेश्चन, मैं एक एक क्वेश्चन का आपको मतलब लिखित रूप में उत्तर, यानी इसका उत्तर आपके स्क्रीन पर भी दिखेगा और मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचार पर प्रकाश डालिए। बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है M.N. राय के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। और चौथा प्रश्न है पंडित नेहरू के राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये विचार। ठीक है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, आई लव यू।